नेक्स्ट है एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन। देखो एलील वगैरह, एलील के सीक्वेंस में कोई भी वेरिएशन आता है तो डीएनए के सीक्वेंस में भी वेरिएशन आएगा, क्योंकि एलील प्रेजेंट रहता है डीएनए में। एंड अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं कि अगर जेनेटिक लेवल पे कोई भी चेंज होता है, मतलब कि डीएनए सीक्वेंस में कोई भी चेंज होगा तो उसको बोलेंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। एक डिफिनेशन डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का ये हो गया। अब यहाँ पे भी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म ही समझाया जा रहा है। बोला जा रहा है कि अगर मोर देन वन वेरिएंट एलील प्रेजेंट है ह्यूमन पॉपुलेशन में एंड उसका फ्रीक्वेंसी जो है ये ग्रेटर देन 0.01 है, इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन है तो ह्यूमन बहुत पॉपुलेशन होगा तो ग्रुप होगा ह्यूमन का, तो उस ग्रुप में अगर एक से ज़्यादा इंडिविजुअल अफेक्टेड है म्यूटेशन से तो उसको बोलेंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि अगर डीएनए सीक्वेंस में चेंज आया है तो म्यूटेशन वगैरह से ही आया होगा। अब इस चीज़ को सिंपल टर्म में यहाँ समझाया जा रहा है कि इनहेरिटेबल म्यूटेशन को ऑब्जर्व किया जाएगा पॉपुलेशन में जब हाई फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब कि 0.01 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, एंड इसको बोलेंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। एंड फिर बोला गया है कि इस टाइप का जो वेरिएशन होता है ये जनरली ऑब्जर्व किया जाता है नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस में, एंड इसका कोई भी इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता है। मतलब कि अगर किसी इंडिविजुअल में हो गया है तो उसके रिप्रोडक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। तो इसके वजह से क्या होगा कि ये म्यूटेशन वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसफ़र होते रहेगा, एंड इसके वजह से जनरेशन टू जनरेशन कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा। पॉलीमॉर्फिज्म का भी वैरायटी होता है, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स का पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एंड इसका रेंज देखें तो या तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने के वजह से पॉलीमॉर्फिज्म होगा या फिर लार्ज स्केल पे चेंज हो गया होगा, मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड नहीं बहुत न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया होगा, उसके वजह से बहुत ही लार्ज स्केल पे चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया गया है। अगर इवोल्यूशन का बात करें तो इवोल्यूशन इसके बाद ही चैप्टर दिया गया है, उसमें हम देखते हैं कि मंकी से कैसे ह्यूमन बना इस एंड सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है स्पेसिएशन, मतलब कि इसमें कोई नया स्पीसीज ही बन जाता है। तो वही बोला जा रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म जो रहता है इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को इनिशियली डेवलप किया गया था एलेक जेफरे के द्वारा, एंड ये यूज़ किए थे सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रोब। एंड सैटेलाइट डीएनए जो होता है ये शो करता है वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स को शॉर्टकट में VNTR बोलते हैं, एंड ये VNTR जो होता है ये सैटेलाइट डीएनए का ही पार्ट होता है। ये जो फोर्थ पॉइंट में दिया गया है उसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया गया है, तो इसको पूरा स्टेप वाइज समझते हैं। अब यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया गया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, तो अब इसको पूरा पढ़ते हैं। फर्स्ट में दिया गया है कि सबसे पहले हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे, एंड डीएनए को आइसोलेट कहाँ से करेंगे, तो इसको हम आइसोलेट करेंगे न्यूक्लियस से, क्योंकि जहाँ पे क्राइम वगैरह होता है, मान लेते हैं कि दो आदमी पे हमें शक है, तो दो आदमी पे शक है तो दोनों का क्या लेंगे, हेयर फॉलिकल यहाँ पे ले लेते हैं। हेयर फॉलिकल में न्यूक्लियस रहता है तो न्यूक्लियस में क्या होगा, डीएनए होगा, तो उधर से आइसोलेट कर लेंगे डीएनए को। एंड फिर सेकेंड स्टेप में क्या किया जाता है कि डीएनए को डाइजेस्ट करवाया जाता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से, मतलब कि रेस्ट्रिक्शंस इंडोन्यूक्लियस है, मतलब कि डीएनए को कट किया जाता होगा, स्मॉल फ्रैगमेंट में उसको कट कर दिया जाता है। जब स्मॉल फ्रैगमेंट में कट कर दिया जाता है तो डीएनए को डाला जाता है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। यह क्या करता है कि फ्रैगमेंट को साइज वाइज अलग कर देता है। एंड फिर है फोर्थ स्टेप में जो ये एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे डीएनए सेगमेंट जो एकदम साइज वाइज अरेंज हो गया था उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सिंथेटिक मेम्ब्रेन पे। एंड ये जो सिंथेटिक मेम्ब्रेन होता है उसको एंड सिंथेटिक मेम्ब्रेन में आता है नाइट्रोसेलुलोज या फिर नायलॉन, मतलब कि इस एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे जितना भी डीएनए है वो कॉपी हो जाता है नायलॉन पे, मतलब कि एग्जैक्ट पूरा नायलॉन पे आ जाता है। एंड यहाँ पे याद रखना ट्रांसफ़र को बोला गया है ब्लॉटिंग। एंड फिर है फिफ्थ स्टेप, तो फिफ्थ स्टेप में सिंपल हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, मतलब कि यहाँ पे जो नाइलन पे जो डीएनए प्रेजेंट है, मतलब कि ये तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है, अब ये सिंगल स्टैंडर्ड से जाके VNTR प्रोब जो होगा वो अटैच हो जाएगा
तो इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। एंड लास्ट स्टेप जो है मतलब कि 6th स्टेप जो है, इसमें बोला जा रहा है कि अब हाइब्रिडाइजेशन वगैरह हो गया है तो ये हाइब्रिडाइज डीएनए फ्रेगमेंट जो है इसको डिटेक्ट किया जाता है ऑटो रेडियोग्राफी से। एंड ये ऑटो रेडियोग्राफी में एक्सरे वगैरह डाला जाता है जिसकी वजह से हमें बैंड वगैरह डीएनए का बैंड दिखाई देता है। VNTR बिलोंग करता है क्लास सेटेलाइट डीएनए से एंड इसको बोलते हैं मिनी सेटेलाइट। मिनी सेटेलाइट के पास स्मॉल डीएनए सीक्वेंस होता है जो कि अरेंज रहता है टेंडमली इन मैनी कॉपी नंबर्स। कॉपी नंबर वेरी करता है क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम एंड उस सेम पर्सन में भी क्रोमोसोम रहता है, उसमें कॉपी नंबर वेरीज करता है। एंड ये जो नंबर रिपीट करता है ये शो करता है वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। एंड अगर देखा जाए VNTR का साइज़ तो ये 0.12 से 20 केबी तक वेरी करता है। एंड फिर से ये लाइन रिपीट कर दिया गया है कि आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, पहले सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे था उसको मतलब कि पूरा उसको कॉपी कर लिया है नायलॉन पे, मतलब कि उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है नायलॉन पे। तो नायलॉन पे जो वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है तो फिर वहाँ पे क्या किया जाता है कि प्रोब को डाल दिया जाता है एंड वो प्रोब जो होता है वो VNTR प्रोब होता है, तो दोनों बॉन्डिंग कर लेता है, तो उसी को बोला गया है हाइब्रिडाइजेशन। एंड जब हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो अब ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है इसको ऑटो रेडियोग्राम में डाल दिया जाता है जिसकी वजह से हमें डिफरेंट साइज़ का बैंड मिल जाता है। एंड ये जो बैंड होता है यही कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न होता है किसी भी इंडिविजुअल के डीएनए का। एंड ये जो बैंड आया है ये डिफ़र करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पॉपुलेशन में। बस अगर मोनोजाइगोटिक ट्वाइंस को छोड़ दिया तो उसमें सिमिलर हो सकता है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म टेक्निक तो बहुत अच्छा है ही, बट इसके सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर देता है PCR। PCR का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को मान लो कि ये एक मशीन है एंड ये मशीन में हम डीएनए को डाल देते हैं एंड जैसे ही डीएनए को डालते हैं अब जितना मशीन को हम ऑर्डर देंगे जितना बनाने के लिए 1000, 2000, 3000 उतना कॉपी नंबर बना के PCR हमें दे देगा। तो इसकी वजह से ये होता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते टाइम अगर कोई मिस्टेक भी हो जाता है तो दोबारा से हमारे पास नंबर ऑफ़ डीएनए बहुत ज़्यादा है तो फिर से हम दोबारा इसको कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि अगर हमें सिंगल सेल का भी डीएनए मिल जाता है तो इससे हम आसानी से कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस, और ये पॉसिबल हो पाया है PCR की वजह से, जिसको कि बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट बोला गया है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ फॉरेंसिक में भी होता है और साथ में मतलब कि यहाँ पे दिया गया है कि इसका वाइडर एप्लीकेशन है डिटरमाइन करने के लिए पॉपुलेशन जेनेटिक डाइवर्सिटी। एंड फिर बोला जा रहा है कि करेंटली अलग अलग प्रोब्स यूज़ किया जा रहा है डीएनए फिंगरप्रिंट्स को जनरेट करने के लिए। यहाँ पे सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझाया गया है। तो देखो सिस्टमेटिक वे में सबको समझो, ये क्राइम स्किन से डीएनए लिया गया है, मतलब कि जहाँ पे क्राइम हो गया था वहाँ से ये डीएनए लिया गया है, मतलब ये क्रिमिनल का डीएनए है। तो ये क्रिमिनल का डीएनए है तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स है, मतलब कि यहाँ पे रिपीटेटिव सीक्वेंस है। क्रोमोसोम नंबर 7 के पास 11 रिपीटेटिव सीक्वेंस है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 7 है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 2 है एंड यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 16 है, मतलब कि क्रोमोसोम 7, 2 एंड 16 को लेके कंपेयर किया गया है। तो अब जो पर्सन पे डाउट है, मतलब कि हमें A एंड B 2 पर्सन है, इस पे डाउट है कि हाँ ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ये A का डीएनए A इंडिविजुअल का डीएनए है एंड ये B इंडिविजुअल का डीएनए है। तो हमें पता है एक क्रोमोसोम पेरेंट से आता है तो एक फादर से आता है। तो ये फादर वाला क्रोमोसोम है एंड ये मदर वाला क्रोमोसोम है। तो जो क्रोमोसोम यहाँ पे लिए थे 7, 2 एंड 16 वही क्रोमोसोम यहाँ पे भी लेंगे, क्रोमोसोम नंबर 7, 2 एंड 16 एंड बी के लिए भी वही लेंगे, क्रोमोसोम 7, 2, 16 एंड सबका रिपीटेटिव सीक्वेंस अलग है। एंड यहाँ पे भी देख सकते हैं सबका रिपीटेटिव सीक्वेंस अलग है। अब यहाँ पे देख सकते हैं बैंड बना है, ये जो बैंड है ये क्रिमिनल जो है उसका है
एंड ये जो दोनों पर्सन पे डाउट था उसका बैंड बना है। तो देखो ये बैंड जो बन गया, तो अब सिंपल हमें जो क्रिमिनल से मिला है उससे कंपेयर कर लेंगे ये दोनों को, एंड जिसका ज़्यादा मैच खाएगा वही क्रिमिनल होगा। जैसे कि इसको अगर बिना देखे भी देखे तो ये रेड वाला है, ये रेड वाला है, फिर ये रेड है, फिर ये रेड है, फिर ये ऑरेंज है, फिर ये ऑरेंज है, ये फिर ब्लू है, ये भी ब्लू है, एंड इधर देख मतलब कि इसको डायग्राम से ही देखे तो सबसे ज़्यादा मैचिंग खा रहा है बी के साथ। मतलब कि क्राइम स्किन पे से जो डीएनए हमें मिला है वो क्रिमिनल बी का है, मतलब कि क्रिमिनल जो है ये बी पर्सन है। एंड अब कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो क्रिमिनल का कितना था रिपीटेटिव सीक्वेंस, क्रोमोसोम नंबर 7 के पास 11 था। तो यहाँ पे देख सकते हैं 11 के पास जाके बैंड बना है, एंड यहाँ पे रिपीटेटिव सीक्वेंस देखें तो 9 है, तो 9 के पास जाके बैंड बना है, ये देख सकते हैं 9 के पास जाके बना है। एंड क्रोमोसोम नंबर 7 के पास रिपीटेटिव सीक्वेंस 8 है, तो 8 के पास जाके बैंड बना है। सबको वैसे ही काउंट करके देख लेंगे, सिंपल है। एंड ये जो साइड से लिखा रहता है ये नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स होता है, मतलब कि ये देख सकते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस कितना है 11 है, तो यहाँ पे 11 है। अगर 12 रहता है तो 12 रहता है, इस टाइप से लिखते हैं। एंड यहाँ पे वही सब दिया गया है जो पीछे पढ़ चुके हैं। क्रोमोसोम के पास कंटेंट रहता है डिफरेंट कॉपी नंबर ऑफ VNTR, 2 एलील्स रहता है, एक पैटर्नल होता है एंड एक मैटरनल रहता है। क्रोमोसोम में कंटेंट रहता है 2 डिफरेंट कॉपी नंबर्स VNTR। तो ये चैप्टर का तो मैं पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट पता नहीं ये कब अपलोड होगा, क्योंकि इसका मतलब कि 11 से 12 पार्ट बन ही जाएगा, और एक दिन में मैं 2 से ज़्यादा अपलोड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में 6 बजे अपलोड करने के लिए लगाती हूँ, तो जाके ये 2 बजे अपलोड होता है। फिर सेकेंड वीडियो को 2 बजे अपलोड पे लगाऊंगी, तो वो शाम के 6 बजे तक अपलोड होगा। एंड रात को एकदम नेट स्लो रहता है, तो 2 से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर सकती हूँ, तो मैं जल्दी कर दूँगी सारा अपलोड।